नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने बटन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी जीवन में हमारे ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें ये लगता है कि हमने जो मेहनत की है या जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो उतना अच्छा प्राप्त नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। कभी कभी हमें उसे संतोष प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपने किसी भी कार्य को लगन से और मेहनत से किया है तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। कभी कभी देर हो सकती है, लेकिन ईश्वर के यहाँ पर आपकी मेहनत का परिणाम आपको हमेशा पॉजिटिव मिलता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर जनरली मेरे घर के हॉल में 2 पंखे लगे हैं, जिनमें से अक्सर एक ही चलता है, एक उसमें अधिकतर बंद रहता है, और जो चलता है वही धूल लगकर गंदा भी हो गया है, लेकिन जो नहीं चलता वो एकदम साफ़ रहता है। अक्सर जब लोग मेरे घर पर आते हैं तो जब वो दोनों पंखों को देखते हैं तो वो कहते हैं ये पंखा तो बड़ा साफ़ सुथरा है, इस पंखे को भी उसके जैसा साफ़ रखा दीजिए। अब मैं उनको क्या जवाब दूं, उन्हें कैसे समझाऊं कि जो जिम्मेदारी लेता है वही गंदा होता है। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको परिणाम उसके इतने सुखद नहीं मिल पाते, लेकिन एक दिन अवश्य आता है जिस दिन आपको उसका क्रेडिट अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जनरेशन ऑफ एफएम वेव में जो दूसरा मेथड था रिएक्टेंस ट्यूब मॉड्यूलेटर, और डायरेक्ट मेथड के अंदर तीसरा था एक वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। तो हम इन दोनों तरह के मॉड्यूलेटर का अध्ययन इस अध्याय में, इस व्याख्यान में करेंगे। रिएक्टेंस ट्यूब मॉड्यूलेटर में अगर आप देखें तो जो हमने पहले एफईटी रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर यूज किया था उसमें बस केवल अंतर यह आया है कि हमने एफईटी के स्थान पर कैथोड ट्यूब लगा दिया। एक कैथोड ट्यूब से आप सब भली भांति परिचित होंगे कि ट्रांजिस्टर के आने से पहले ट्यूब को यूज किया जाता था, जो कि एक 3 टर्मिनल डिवाइस था ट्रांजिस्टर की तरह। जब सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं आए थे उस समय पे ट्यूब्स का एज ए ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था, और ट्यूब्स के अंदर भी 3 टर्मिनल होते थे, कैथोड, एनोड और ग्रिड, जिसमें कैथोड जो है वो एमीटर की तरह कार्य करता है। एमीटर का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से या एमीटर से एमिट होते हैं तो दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। जब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपोजिट जो साइन है प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। यही चीज़ ट्रांजिस्टर में होती है। एमीटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो इट्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन गन, जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और वो कलेक्टर की तरफ मूव होते हैं, तो कलेक्टर पर जाकर वो इकट्ठा होते हैं। तो ये करंट के इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है। वैक्यूम ट्यूब, ये जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर भी ऐसा ही होता है। ट्यूब के अंदर कैथोड जो है एमीटर का काम करता है, एनोड कलेक्टर का काम करता है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और एनोड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें बीच में एक ग्रिड होता है जिसे हम प्लेट भी बोलते हैं। तो ये जस्ट लाइक अ एम्पलीफायर, कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड कैथोड से मूव करता है एनोड की तरफ तो बीच में रास्ते में जाते जाते इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और इसको एक बूस्ट करने की और एक एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो ये काम ग्रिड का होता है, जो काम ट्रांजिस्टर के अंदर बेस करता है। तो यहाँ पर ग्रिड का काम जो है वो बेस के जैसा है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टेंस ट्यूब मॉड्यूलेटर जो है वैक्यूम रिएक्टेंस ट्यूब मॉड्यूलेटर का, वो वही है जो एफईटी के लिए था। सेम कि हमें इसके आउटपुट AB पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो इम्पीडेंस है जो कि प्योरली रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टेंस 22 वोल्टेज के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर दी है। अब 22 वोल्टेज में हमने क्या अप्लाई किया था? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हम ये कहेंगे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के चेंज होने पर
इसके ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो रिएक्टेंस है वो चेंज होती है। और जब रिएक्टेंस चेंज होती है, जब इस सिग्नल को हम टैंक सर्किट पर अप्लाई करते हैं तो टैंक सर्किट का जो आउटपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी इसके इनपुट सिग्नल की रिएक्टेंस चेंज होने की वजह से चेंज होती है। ये हम टैंक सर्किट का ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हमारा जनरली इट इज़ फॉर द रिएक्टेंस ट्यूब मॉड्यूलेटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, केवल हमें एफईटी को हटाकर ट्यूब को बस रिप्लेस करना है, लेकिन बाकी वर्किंग प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, सेम है जो हमने उसके लिए पढ़ा था। अगला जो मेथड लीनियर मेथड आता है हमारे पास वो है दैट इज वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। वैरेक्टर डायोड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एफईटी टू चेंज द रिएक्टेंस। वैरेक्टर डायोड को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैरेक्टर डायोड का सिंबल कैसा होता है कि उसमें एक डायोड, इस तरह से डायोड होता है और इसके जंक्शन पे यहां पर आप एक ऐसे दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है वैरेक्टर डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो हम यहां कह रहे हैं कि वैरेक्टर डायोड इज अ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एफईटी टू चेंज द रिएक्टेंस। पहले हमने एफईटी को यूज किया था जिसमें एफईटी का जो ड्रेन और सोर्स के बीच में आउटपुट टर्मिनल था उसकी रिएक्टेंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। इस केस में हम एफईटी के स्थान पर वैरेक्टर डायोड यूज करते हैं। वैरेक्टर आर ऑपरेटेड इन अ रिवर्स वाइज। वैरेक्टर डायोड, जैसा कि आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड डिवाइस सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आप वैरेक्टर डायोड को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि वैरेक्टर डायोड जो है वो रिवर्स वाइज में ऑपरेट करता है। सो नो डीसी करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस, इसलिए डिवाइस के अक्रॉस कोई भी डीसी करंट फ्लो नहीं होता। द अमाउंट ऑफ रिवर्स वाइज कंट्रोल्स द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन जोन। रिवर्स में हम वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स वोल्टेज, उसके अकॉर्डिंग इसके डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो चेंज होती है। यानी कि वी कैन कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द जंक्शन। थिकनेस जो है डिप्लीशन रीजन की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी अमाउंट ऑफ इनपुट रिवर्स वोल्टेज। जब इसके डिप्लीशन रीजन की अगर थिकनेस चेंज होगी तो ऑब्वियस है इसके जंक्शन पे जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस भी चेंज होता है। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि अगर हम वैरेक्टर डायोड के इनपुट को अगर रिवर्स बाइस में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसका जंक्शन का कैपेसिटेंस चेंज होता है। तो जनरली द डिप्लीशन रीजन थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि जो डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो रिवर्स वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। एंड द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्लीशन रीजन। और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, रिवर्स वोल्टेज को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस रिवर्स वोल्टेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दस द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो दिस इज द इक्वेशन, सीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स वोल्टेज। तो अगर हम वी आर को बढ़ाएंगे तो सी जे की वैल्यू कम होगी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैरेक्टर डायोड आप देखें तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे आप रिवर्स वाइज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जंक्शन कैपेसिटेंस कम होता चला जा रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वैरेक्टर डायोड। सर्किट डायग्राम ऑफ वैरेक्टर डायोड में हम क्या करते हैं कि हमने जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का सर्किट यूज किया था उसकी जगह पे हम वैरेक्टर डायोड यूज कर रहे हैं। हमने एक ट्रांसफॉर्मर यूज किया है T1, इसकी प्राइमरी पर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं और इस 22 वोल्टेज जो हम VV अप्लाई कर रहे हैं, इस 22 वोल्टेज जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग ये परिवर्तित होता है। यानी द वैल्यू ऑफ VV विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, जब ये इस पे अप्लाई होगा तो क्या होगा, इस कैपेसिटर की जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग परिवर्तित होगी। हमने कहा था रिवर्स वोल्टेज आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस कम होती है, अगर इसे बढ़ाएंगे तो कम होगी और ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो जंक्शन कैपेसिटेंस चेंज हो रही है। और अगर आप ध्यान दें पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब रिएक्टेंस चेंज होती है इनपुट की, आउटपुट की, रिएक्टेंस सर्किट की आउटपुट की अगर कैपेसिटेंस चेंज होती है तो टैंक सर्किट के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो यहां पर इसकी जंक्शन की कैपेसिटेंस चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और ये सिग्नल अप्लाई हो रहा है टैंक सर्किट पर, तो ऑब्वियस है कि आउटपुट पे जो वेव मिलेगी उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैरेक्टर डायोड। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें आउटपुट सिग्नल की वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कहते हैं दिस इज द एफएम मॉड्यूलेटर और एफएम जनरेटर। तो दी को टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस दी टैंक सर्किट कितनी होगी, सीटी टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस GCJ। टैंक सर्किट के अक्रॉस जो दो कैपेसिटेंस हमारे पास, एक जंक्शन कैपेसिटेंस एक C1 है, वेयर C इज मच ग्रेटर देन CJ। C की वैल्यू जो है CJ से बहुत कम है तो उसने हमने इग्नोर कर दिया है। और VB जो 22 वोल्टेज है इज मच ग्रेटर देन VRF। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज है उससे ये VB बहुत ज़्यादा है। हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो हमें मिलता है FO इज 1/2 पाई L1 C1 CJ। From above equation, it is clear that the frequency of oscillation is based on junction capacitance of वैरेक्टर डायोड। तो हम देख रहे हैं कि आउटपुट जो टैंक सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट के जंक्शन कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रही है, और जंक्शन कैपेसिटेंस हमारा किस पर डिपेंड करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर। नाउ दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अगर हम फ्रीक्वेंसी को हमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है तो वहाँ पर हम वैरेक्टर डायोड का यूज कर सकते हैं। इन जनरेशन ऑफ FM वेव एंड PM वेव, हम FM वेव और PM वेव जनरेट करने के लिए भी वैरेक्टर डायोड का यूज करते हैं। इसको रिमोट ट्यूनिंग में भी यूज किया जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट FM। एडवांटेजेस, इट नीड्स लेस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन एंड हेटेरोडाइन फंक्शन कन्वर्जन। एडवांटेजेस में क्या है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। जैसे हमने कहा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में हमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन बहुत कम यूज करना पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज नॉट स्टेबल। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो स्टेबल नहीं है, सो इट नीड्स फीडबैक फॉर स्टेबलाइजेशन। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए हमें उसे स्टेबलाइज करने के लिए आउटपुट से इनपुट पर एक फीडबैक देना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।